हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन दैट इज ऑफ एमएड सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 2 की बात। इसमें हम बात करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कि एजुकेशन पर इसका क्या प्रभाव है और क्या होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसके बारे में जानेंगे बिल्कुल डीप में, ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से कवर कर सके। और आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन, मतलब आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक आप बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर 4 मार्क्स में, या तो फिर 16 या 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो इसको बहुत आप बोल सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके जाइएगा और इसे पढ़ के ज़रूर जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है? सो इट रेफर्स टू, इसको हम हिंदी में बोलेंगे सामाजिक स्तरीकरण, समाज या फिर सामाजिक स्तरीकरण, दैट इज स्तरीकरण। ओके, तो आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो सामाजिक समाज का स्तरीकरण। इट मीन्स की सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायरार्किकल लेवल्स बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक क्लास, कास्ट, रेस, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, पावर। सो अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर एक बहुत वन वर्ड में इसकी बात करें, तो आप क्या कर रहे हो? एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन कैसे? कि आप हायरार्कीज में डिवाइड कर रहे हो डिफरेंट सोसाइटी के लोगों को। ओके, उनकी पावर के बेस्ड पे कर सकते हो, रिलीजन के बेस पे कर सकते हो, उनकी इनकम के बेसिस पे कर सकते हो, एजुकेशन के बेसिस पे कर सकते हो, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, या फिर जेंडर या रेस के बेसिस पे। ओके, सो इट डिटरमाइंस पीपल्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये बताता है कि लोगों के पास कितने रिसोर्सेज हैं, मतलब कितना उनको एक्सेस है, उनकी पहुंच है रिसोर्सेज तक, जो भी संसाधन है उन तक, स्टेटस तक कि वो कितने बड़े लेवल तक के लोगों से मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज तक। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे मिडिल क्लास लोग अगर बात करें, तो वो सिर्फ बीच में ही अटके रह जाते हैं, ना तो वो बहुत ऊपर जा पाते हैं, ना वो नीचे जाने के तो कोई मतलब ही नहीं। ओके, क्यों जाएंगे? ओके, कोई इंसान डिसाइड करता है आपका, दैट इज पावर, आपकी क्लास, आपकी जेंडर, तो उसी को ही आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा गया है, उस तरीकरण को। तो सिंपल टर्म्स में बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल की एक तरह से स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी बना दी कि अगर आपके पास मनी ज़्यादा है तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस है, आपके पास मनी बिल्कुल भी नहीं है तो आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते। और जो मिडिल क्लास है तो उसके पास नॉर्मल सा ही अपनी रोजी रोटी के लिए चला सकता है। ओके, ये सो इसे हिंदी में पढ़ते हैं सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग, आय, शिक्षा और शक्ति जैसे कारकों के आधार पर समाज के पदानुक्रमिक स्तरों में व्यवस्थित विभाजन से है। यह संसाधनों, स्थिति और अवसरों तक लोगों की पहुंच निर्धारित करता है कि कितनी पहुंच है आपकी किसी चीज़ पर, उसको ये निर्धारित करता है। वो आपके पावर पे डिपेंड करती है, आपके शिक्षा पर, आपकी आय पर, आपके लिंग पर, आपकी नस्ल पर, आपकी जाति और आपके वर्ग पर। ओके, तो सरल शब्दों में क्या होता है? लोगों के एक समूह के बीच संरचित असमानता है। तो मतलब ये डिसाइड करी हुई है पहले से, स्ट्रक्चर्ड वे में है। ओके, सो की कॉन्सेप्ट क्या है इनका? सबसे पहले तो हायरार्की होती है। ये हायरार्की इन द सेंस की कुछ एक तरह से लेवल बनाए हुए हैं। ओके, सो पीपल आर रैंक्ड वन अबव द अदर बेस्ड ऑन स्टेटस और पावर। की एक इंसान जैसे लेवल वन क्या हो गया, जो आप बोल सकते हैं, अगर हम स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल आपका लेवल वन में हो गए। लेवल टू में कौन हो गए? वाइस प्रिंसिपल हो गए। फिर उसके बाद अदर स्टाफ, ऐसे करके जो नीचे वाला लेवल है वो अलग है। तो आपको रैंक करा जाता है आपके स्टेटस के बेसिस पे, आपके पावर के बेसिस पे, या फिर आपकी एजुकेशन के बेसिस पे। इनइक्वालिटी होती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एजुकेशन, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। कि जो जितना लोअर लेवल पे होगा उसके पास उतनी ही कम चीज़ें होंगी, उतने ही कम रिसोर्सेज होंगे, उसके पास मनी नहीं होगा, उसके पास एजुकेशन नहीं होगी, राइट्स बहुत कम उसके माने जाएंगे, है ना, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी उसे। सो अस्क्रिप्शन और वर्सेस अचीवमेंट। तो अस्क्रिप्शन क्या होता है? सर्टिफिकेशन में भी बेस्ड ऑन बर्थ, दैट इज अस्क्रिप्शन, जिसको हम अस्क्राइब्ड भी बोलते हैं। कि आपका जो दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है किस बेसिस पे होगा, वो बाय बर्थ भी डिसाइड हो सकता है, या फिर आपकी अचीवमेंट में भी। फॉर एग्जाम्पल, क्लास के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्लास के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी या हायरार्की बनाई हुई है, वो आपका क्या हो गया? वो आपका अस्क्रिप्शन हो गया। या फिर क्लास बोल रही हूँ, सॉरी, कास्ट के बेसिस पे। ओके, और अचीवमेंट क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, उसके बाद ट्वेल्थ के बाद आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और फिर आपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो इट मीन्स कि आपने अपना लेवल, आपने अपनी हायरार्की
और भी ज़्यादा हाई कर ली, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप 12th क्लास तक बहुत अच्छे थे बट उसके बाद आप नहीं पढ़े तो आप लो लेवल पर आ गए। तो मतलब आपका जो स्ट्रेटिफिकेशन स्तर है वो चेंज हो गया। सो बेसिकली ये आपके बर्थ पे भी डिपेंड करता है और आपके पर्सनल एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है। स्टेटस एंड रोल, एवरी लेयर हैज स्पेसिफिक सोशल एक्सपेक्टेशन एंड प्रिविलेजेस, कि जो भी जिसका भी स्टेटस है, जो भी जिसका रोल है, हर लेयर को मतलब हर लेवल के लोगों के पास एक स्पेसिफिक सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं डिफरेंट मेंबर्स से, डिफरेंट इंडिविजुअल से, और उनके कुछ अधिकार भी होते हैं। ओके, सो जो हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, बेसिक डिफरेंट टाइप्स की रिजर्वेशन, कास्ट के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, सो बेसिकली वो एक तरह से क्या हो गए, प्रिविलेजेस हो गए। ओके, जिनको थोड़ा कम माना जाता है उनके लिए। मोबिलिटी, तो मोबिलिटी क्या होगी, एबिलिटी टू मूव बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोसाइटी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। मोबिलिटी का मतलब क्या है कि आप मूव कर रहे हो सोसाइटी में या तो अपवर्ड लेवल पे या फिर डाउनवर्ड लेवल पे। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, अगर आपने 12th में नहीं पढ़ा तो आप नीचे लेवल पर आ गए, मतलब आपकी जो सोशल मोबिलिटी है वो डाउनवर्ड हो गई, अब आप नीचे स्तर पर आ गए। बट आपने 12th में नहीं पढ़ा तो फिर उसके बाद आप पढ़ने लग गए थे, उसके बाद आपने एग्जाम्स क्लियर करे, है ना, तो आपका जो स्तर है, आपकी जो लेवल है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गई सोशल मोबिलिटी। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो डिफरेंट फॉर्म्स क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। तो कास्ट सिस्टम है, मतलब किस किस तरह से आप स्तरीकरण कर सकते हो, तो कास्ट के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे। कास्ट के बेसिस पे कैसे, बर्थ और हेरिडिटी स्टेटस जो आपका होता है कास्ट के बेसिस पे, है ना, कि आपने किसके घर जन्म लिया है, आप उसी कास्ट से डिसाइड, मतलब आप माने जाओगे। तो वो हेरिडिटी होता है, मतलब वो एस्क्राइब्ड होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। ओके, इंडियन कास्ट हायरार्की लाइक ब्राह्मण, दलित एटसेट्रा। ओके, और क्लास सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस और ऑक्यूपेशन, की आप काम क्या करते हो। फॉर एग्जांपल आप एक तरह से आप बोल सकते हो मजदूर हो, तो आपका जो स्टेटस है वो कम माना जाएगा एज कम्पेयर टू जो एक तरह से वाइस चांसलर बना हुआ है। ओके, उसका इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा माना जाएगा। तो क्लास सिस्टम के बेसिस पे आप कर सकते हो कि आपकी कौन सी क्लास है, मिडिल क्लास से हो, अपर मिडिल क्लास से हो, मतलब रिच क्लास से हो, या फिर पुअर फैमिली से। ओके, सो अपर क्लास, मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास कैसे हो आप पे डिपेंड करता है। ओके, रेस एंड एथनिसिटी, तो ये क्या होता है, ये जो क्लास सिस्टम होता है ये आप बोल सकते हो कि अचीव्ड करा जा सकता है। ओके, चेंज हो सकता है आपका। रेस और एथनिसिटी, दैट इज फिजिकल ट्रेट्स और एंसेस्ट्री, कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहाँ से हैं। फॉर एग्जांपल आप दैट इज अफ्रीका से हो बट आप इंडिया में रहने लग गए, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। आपका जो स्टेटस है, आपकी जो एथनिसिटी है वो चेंज नहीं हो सकती, वो एंसेस्टर पे डिपेंड करती है, आपकी जो पूर्वज है उन पर। और फिजिकल ट्रेट्स क्या हो गए, फिजिकल ट्रेट्स जैसे कि आप काले हो, गोरे हो, जो ये हमें रंग के बेसिस पे डिवाइड करा जाता है, बेसिकली वो फिजिकल ट्रेट्स हो गए। तो जैसे रेशियल डिवीजन इन द यूएसए, दैट इज लाइक ब्लैक एंड वाइट के बेसिस पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है कलर के बेसिस पे, कि ब्लैक को ज़्यादा बहुत कम अधिकार दिए जाते थे और वाइट को बहुत ज़्यादा अधिकार। सो उसके बाद है जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि आप जेंडर रोल्स के बेसिस पे आप स्ट्रेटिफाई कर रहे हो कि विमेन के पास कम अधिकार है, मैन के पास ज़्यादा अधिकार है। तो अनइक्वल एक्सेस फॉर विमेन इन जॉब्स एंड पॉलिटिक्स, की पॉलिटिक्स में और जॉब्स में अनइक्वल एक्सेस है किसका, विमेन का, विमेन की भागीदारी बहुत कम देखने को मिलती है। सो बेसिकली ये भी एक स्ट्रेटिफिकेशन है। रिलीजियस स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कि किसी के रिलीजन को कम दर्जा दिया जाता है, किसी को ऊंचा दर्जा दिया जाता है। सो माइनॉरिटीज फेसिंग रेस्ट्रिक्शंस एंड और बायसेस, कि फॉर एग्जांपल अगर आप दैट इज ऐसे स्टेट में रहते हो या फिर ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपका जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी लेवल पे है, या फिर जिनकी संख्या बहुत कम है, जिस धर्म की, तो उसको एक तरह से नीचा स्तर दिया जाएगा एज कम्पेयर टू जो मेजोरिटी में जो लोग हैं। ओके, तो उसके बेसिस पे भी आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उसके बेसिस पे भी आपको अनइक्वल एक्सेस या फिर बहुत कम एक्सेस मिलेगा रिसोर्सेज का, संसाधनों का, वेल्थ का, है ना, ये सारी चीज़ें। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, तो सोशल होता है इट इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी नॉट बाय नेचर। तो सबसे पहले सोसाइटी ने क्रिएट करा है, चाहे वेदर इट इज एस्क्राइब्ड या फिर अचीव्ड, ये सारा कुछ सोसाइटी ने, मतलब हम जैसे लोगों ने मिल करके क्रिएट करा हुआ है, और ऐसा कुछ नहीं होता। हम वी ऑल आर इक्वल, जैसा कि हमें सिखाया जाता है। यूनिवर्सल है, फाउंड इन ऑल सोसाइटीज, दो डिफॉर्म डिफर, ये फॉर्म मतलब तरह अलग हो सकता है, जो हमने इतने सारे टाइप्स पढ़े हैं अलग हो सकता है, पर हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं तो ये होता ही है। ओके, हर सोसाइटी में मिलेगा।
हायरार्किकल होता है, मतलब लेवल्स होते हैं, लेवल्स में बटे होते हैं, रैंक्ड ग्रुप होते हैं, इंडिविजुअल आर प्लेस इन रैंक्ड ग्रुप, या फर्स्ट लेवल पे हो, सेकंड लेवल पे, फर्स्ट रैंक पे हो, सेकंड रैंक पे हो। आप आर्मी में ही देख लो, वहाँ पे भी आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सेस है, जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके प्रिविलेजेस हैं, वो डिसाइड करे जाते हैं। ओके, हर जगह ऐसा है, बेसिकली एक जगह पे नहीं है। इनहेरिटेड और अचीव्ड होते हैं स्टेटस में भी बाय बर्थ और अर्न, कि आप जो आपका स्टेटस है वो आपको बर्थ से भी मिल सकता है, जैसे आपकी जो कास्ट हो गई, जो रिलीजन हो गया, वो आपको बर्थ से मिलेगा। और अर्न मतलब जो आपने पर्सनली जो अचीव करा है ना, पर्सनली जो अचीव करा है, जैसे कि आपकी जॉब लग गई कहीं बहुत अच्छी जगह पे, सो वो अर्न हो गया। रिलेटिवली स्टेबल, दैट इज चेंजेस आर स्लो एंड ग्रेजुअल, तो चेंजेस जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इन सब चीज़ों को हटा दूंगा, ये जो सोशल सर्टिफिकेशन होता है, स्तरीकरण होता है, मैं उसको बिल्कुल रिमूव कर दूंगा, सबको इक्वल एक्सेस के लिए राजी करूंगा, सबको इक्वल एक्सेस मिलेगी, तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्योंकि अब जो लोगों ने एक तरह से डिसाइड कर लिया है, वो निकालना इम्पॉसिबल सा टास्क बन जाता है, और वो ग्रेजुअल होता है। ओके, तो आप बहुत मुश्किल से ही वो चेंजेस कर पाओगे। अब करोगे तो बहुत स्लो स्लो होगा, कि एकदम से आप पूरा चेंजेस नहीं कर सकते इनके बेसिस पे। अफेक्ट्स लाइफ चांसेस, सो इट डिटरमाइन एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड पावर। तो आपके जो लाइफ में चांसेस हैं, आपको जो एक तरह से आप बोलते हो तो प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो भी आपके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे डिपेंड करते हैं। तो आपको कितना एक्सेस मिलेगा एजुकेशन का, कितनी आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, कितना अच्छा आपका एनवायरनमेंट मिलेगा, पावर कितनी होगी आपके पास, वो सब आपके स्ट्रेटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये हिंदी में दिया हुआ है। सामाजिक स्तर की विशेषताएं, सामाजिक सार्वभौमिक होती है, पदानुक्रमिक होती है, विरासत में मिली या अर्जित भी हो सकती है, अपेक्षाकृत स्थिर होती है, और क्या होता है, जीवन की संभावना को प्रभावित करता है, या शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली तक पहुंच निर्धारित करता है। ओके, सो आफ्टर दैट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, कि कैसे आप एजुकेशन में इसका प्रभाव देख सकते हो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। ओके, सो एक्सेस टू एजुकेशन, चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर कास्ट, अगर हम बात करें जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो बच्चे हैं, या फिर पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको उतने अच्छे स्कूल्स नहीं मिल पाएंगे, है ना। क्वालिटी स्कूल्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक तरह से फैसिलिटीज़ है, जैसे लाइब्रेरीज है, साइंस लैब्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उनको अच्छे से नहीं मिल पाएगी एज कम्पेयर टू जो रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स को भी अफोर्ड कर सकते हैं। डिजिटल टूल से वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं, जैसे रूरल एरिया के जो लोग हैं, रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं, उनको वो एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया के स्टूडेंट पढ़ाई में एक तरह से उनको एक्सेस बहुत कम मिल पाता है, रूरल एरिया वालों को, है ना। तो गर्ल्स इन पैट्रियार्कल सोसाइटीज फेस जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन फ्रॉम द एजुकेशन, अगर हम जेंडर के बेसिस पे बात करें सर्टिफिकेशन की, तो जहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब पितरात्मक सत्ता है, जहाँ पे मैन की ज़्यादा बात मानी जाती है, मैन के पास ज़्यादा पावर होती है, वहाँ पे लड़कियों को बहुत कम पढ़ने दिया जाता है, उनको एक्सक्लूजन फील कर मतलब फेस करने को मिलता है एजुकेशन से, उनकी शादी कर दी जाती है, फिर उनको नहीं पढ़ाया जाता, उनको घर के काम काज सिखाए जाते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी डिपेंड करता है कि आपको कैसी क्वालिटी मिलेगी। इलीट स्कूल ऑफर बेटर फैसिलिटीज, जो बड़े बड़े स्कूल है जिनकी फीस बिल्कुल लाख में है, लाखों में, उनके पास बेटर फैसिलिटीज मिलेगी। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे वो पुअर एरियाज में होंगे, मे बी अंडर रिसोर्स, और उनके पास बिल्डिंग ही मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब इस बेसिस पे भी, कि प्राइवेट और पब्लिक के में जो सर्टिफिकेशन किया हुआ है। करिकुलम में फेवर डोमिनेंट ग्रुप कल्चर, इग्नोरिंग लोकल और मार्जिनलाइज पर्सपेक्टिव। तो हम एजुकेशन में ये भी देख सकते हैं कि जो करिकुलम होता है, जो आपका पाठ्यक्रम होता है, जो आपको पढ़ाना होता है, जो आपको एक्टिविटीज सिखानी होती है, नॉलेज देनी होती है, उसमें जो मटेरियल होता है वो डोमिनेंट सोसाइटी का होता है, मतलब जो राज कर रहे होते हैं, जो ज़्यादा होते हैं, एज कम्पेयर टू जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग होते हैं, उनके बारे में नहीं बताया जाता। जो मार्जिनलाइज पर्सपेक्टिव है, लोकल पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में बहुत कम शब्दों में, या फिर नहीं, ना के बराबर ही, या फिर नहीं लिखा होता है। ओके, तो जो बड़े बड़े इंसान हैं, बस उन्हीं के बारे में ही लिखा होता है। सो ये हिंदी में है इसके बारे में। शिक्षा तक पहुंच किसकी होती है, जो अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं, है ना, कि जो दैट इज रिच रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके पास ज़्यादा शिक्षा तक पहुंच होगी। शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो जो इलीट स्कूल्स है, जो प्राइवेट स्कूल्स है, जो बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूल्स है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे एज कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें, है ना। पाठ्यक्रम जो स्थानीय या हाशिए पर पड़े दृष्टिकोणों की अपेक्षा करते हुए प्रभुत्वशाली समूह संस्कृति को प्राथमिक दे सकता है। ओके, सो आफ्टर दैट इज द लैंग्वेज एंड मेडिटेशन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो लैंग्वेज क्या होगी और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, वो भी डिपेंड करता है
इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में बी बैरियर फॉर स्टूडेंट फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज बैकग्राउंड, कि जो पेरेंट्स बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम, बट उनको रीजनल लैंग्वेज के अलावा बच्चों को बहुत कम लैंग्वेज आती है। मतलब आप देखोगे हर स्कूल में अब यही इसी चीज़ पर जोर दे रखा है कि आपको इंग्लिश में सिखाएंगे, इंग्लिश में बच्चों को अच्छा बना देंगे, तो वो बनाएंगे कैसे? तो इसलिए ही सरकार ने वो दैट इज आप बोल सकते हो कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वो इसलिए ही लाया गया है कि आप 5th क्लास तक तो बेसिकली आप किस में सिखाओ, उनके जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको सिखाना है, ओके, मदर टंग में आपको सिखाना है। तो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन भी एक बैरियर बन सकता है जो स्टूडेंट रीजनल लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं, ओके। सो लैंग्वेज कैन बिकम अ सिंबल ऑफ स्टेटस वाइडनिंग एजुकेशनल गैप। तो लैंग्वेज एक स्टेटस ऑफ सिंबल भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जैसे हरियाणवी तो एक स्क्रिप्ट है, बट अगर आप हरियाणवी बोलोगे दूसरों के सामने तो आपको एक तरह से ये माना जाता था पहले, अब तो बहुत सुधार हो चुका है बेसिकली, बट पहले ऐसा माना जाता था कि आपको आप गँवार हो या फिर आपको वो सारी चीज़ें आती ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें, है ना? सो बेसिकली लैंग्वेज एक सिंबल बना हुआ है, स्टेटस सिंबल बना हुआ है। आप और हरियाणवी तो स्क्रिप्ट हो गई, आप हिंदी की ही बात कर लो, हिंदी वर्सेस इंग्लिश ही रख लो। तो इंग्लिश जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सल में या फिर बहुत सारे एरिया में बोली जाती है। तो जो इंग्लिश बोलता है उसको ज़्यादा एलीट, उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उसका स्टेटस ज़्यादा अच्छा समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू जो हिंदी में बात कर रहा है, ओके। तो ये भी हमें देखने को मिलता है एजुकेशनल में। सो टीचर एक्सपेक्टेशन एंड बायसेस भी होती है, तो टीचर में सबकॉन्शियसली स्टीरियोटाइप और एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप, की टीचर्स भी मतलब एक तरह से उनके मन में ये सारी चीज़ें रहती हैं कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप के बच्चे, जो एससी या फिर एसटी है या माइनॉरिटी ग्रुप के जो बच्चे हैं, वो बेटर परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ऐसा हम टीचर के माइंड में अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम के रिगार्डिंग भी देख सकते हैं। आप ये फील करोगे कि जो हिंदी और इंग्लिश के रिगार्डिंग जो हमें बायसनेस देखने को मिलती है कि इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों के हाई स्कोर आते हैं, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के वाले बच्चों के भी आ जाए, है ना? तो उसके बेसिस पे भी हमें देखने को मिलते हैं। लीड्स टू सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, स्टूडेंट परफॉर्मेंस पर एक्सपेक्टेशन। तो इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनके मन में यही बैठ जाता है कि हम तो इससे ज़्यादा परफॉर्म कर ही नहीं सकते, तो इससे उनके मन में एक तरह से डर बैठ जाता है या फिर वो उसी चीज़ तक ही रहते हैं फिर सीमित, है ना, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हिंदी में है भाषा और शिक्षण का माध्यम और शिक्षा की अपेक्षा या पूर्वाग्रह। तो इससे एक स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी सामने आती है कि छात्र अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं, ना कि जो उनकी उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाएंगी वही उतना ही प्रदर्शन करेंगे, उतना ही रिजल्ट आएगा उनका। फिर आ जाता है हिडन करिकुलम। तो हिडन करिकुलम क्या होता है? जो कहीं पे लिखा नहीं होता है, वो सिर्फ आपको सिखाया जाता है आपके डेली लाइफ में, आपके मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स आप यूज कर सको लाइफ में, ओके। स्कूल कल्चर में प्रमोट ओबीडियंस टू डोमिनेंट क्लास वैल्यूज री इन्फोर्सिंग एग्जिस्टिंग हायरार्कीज। तो जो स्कूल कल्चर है वो ओबीडियंस को प्रमोट करते हैं, जो डोमिनेंट क्लास वैल्यूज जो बनाई हुई हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने बनाया उन्हीं को ही ज़्यादा एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्रमोट करते हैं, ओके। जो एग्जिस्टिंग हायरार्कीज हैं, मतलब जो पहले से ही चली आ रही है बस उसी को ही, मतलब वो कुछ नई चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, ओके। सोशल मोबिलिटी थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन इज अ टूल फॉर ब्रेकिंग साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी एंड मूविंग अपवर्ड इन सोसाइटी। तो सोशल मोबिलिटी हम देखने को मिलती है कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जब आप उससे क्या कर सकते हो, नीचे भी गिर सकते हो और दैट इज़ आगे भी जा सकते हो। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप नीचे लेवल पे ही जाओगे। और अगर आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन होगी, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन, आपके पास इनफॉर्मल एजुकेशन भी होनी चाहिए, मतलब जो मोरल एजुकेशन है वो भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तो एजुकेशन का मतलब ये मत समझा करो कि आपके पास 12th है, आपके पास पीएचडी, आपके पास बीकॉम है, बीएससी है, ये नहीं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जहाँ पे आपको सिखाई जाती है आपकी स्किल्स के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में, कैसे आपको बिहेव करना है। तो मोरल एजुकेशन, एथिकल नॉलेज आपको दी जाती है। तो बेसिकली एजुकेशन एक टूल है कि ये जो पॉवर्टी की जो साइकिल चली आ रही है कि पुअरर बिकम मोर पुअरर, है ना, और ये जो अपवर्ड सोसाइटी है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, सो बेसिकली उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं, ओके। सभी लोग अच्छे हो जाएंगे जब सबके पास अच्छी एजुकेशन होगी। तो अफर्मेटिव एक्शंस लाइक रिजर्वेशन, कोटा सिस्टम सपोर्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो जो अफर्मेटिव एक्शन है जो उनके फोर में होते हैं, जो उनके उनसे सहमत होते हैं, तो रिजर्वेशन जो कोटा सिस्टम होते हैं कि रिजर्वेशन आप दो माइनॉरिटी ग्रुप को, मेन स्ट्रीम दैट इज आप एससी एसटी को, दलित्स को, उनको आप दैट इज आप रिजर्वेशन दो, विमेन एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए रिजर्वेशन दो, तो उससे इक्वल अपॉर्चुनिटीज का एक तरह से एक्सेस बढ़ता है कि बच्चे, हर तरह के बच्चे एजुकेशन उनको मिल पाती है। डिस्क्रिमिनेशन एंड बुलिंग, जैसे आपने प्राइवेट स्कूल्स में देखा होगा कि 25% बच्चे आपको
एज पर रिजर्वेशन ले रहे होते हैं। ओके, तो 25% बच्चों की फिक्स्ड सीट्स होती है जो गरीब परिवार से जो बच्चे होते हैं उनकी। ओके, डिस्क्रिमिनेशन एंड बुलिंग, तो डिस्क्रिमिनेशन एंड बुलिंग क्या है? स्टूडेंट फ्रॉम लोअर सोशल बैकग्राउंड में फेस एक्सक्लूजन और रिडिक्यूल दैट इज अफेक्टिंग सोशल एस्टीम एंड परफॉर्मेंस। तो डिस्क्रिमिनेशन और बुलिंग भी देखने को मिलती है कि लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की मारपीट करना, एक दूसरे को शर्मिंदा करना, और डिस्क्रिमिनेशन मतभेद या फिर भेदभाव करना। तो बेसिकली जो लोअर सोशल बैकग्राउंड से आते हैं उनके खिलाफ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, उनको एक्सक्लूजन फील करने को मिलता है कि टीचर्स भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चे तो बेसिकली करते ही नहीं हैं, उनको सिखाया नहीं जाता उनके बारे में, तो उनकी सेल्फ एस्टीम भी अफेक्ट होती है, उससे उनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। ठीक है, तो उनकी जो आत्मसम्मान है और प्रदर्शन दोनों को प्रभावित करता है। तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम के बारे में हमने पढ़ा, और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता, फिर है भेदभाव और धमकाना। ओके, सो ये फिर आ जाते हैं हम स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस स्ट्रेटिफिकेशन इन एजुकेशन। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसको हम ज़्यादा ख़त्म तो नहीं इन द सेंस कि आप उसको थोड़ा एक तरह बढ़ाना बोल रहे हो, सॉरी, आप उसको सही कर सकते हो, है ना, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेटिफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको आप देख सकते हो, है ना। सो स्ट्रेटेजी क्या है? इंक्लूसिव करिकुलम, तो आप ऐसा करिकुलम लेकर आओ जिसमें सभी बच्चों को इंक्लूड करा जाए, सिर्फ डोमिनेंट क्लास के लोगों को नहीं, सभी बच्चों को इंक्लूड करा जाए, रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाओ आप। ओके, रिफ्लेक्ट ऑल सोशल ग्रुप, फोस्टर एम्पैथी एंड इक्वलिटी, की हर सोशल ग्रुप के बारे में आप उसमें डिटेल्स पाठ्यक्रम में जो चैप्टर्स हैं वो लेकर आओ, ताकि सिंपैथी बढ़े, एम्पैथी बढ़े और इक्वालिटी बढ़े एक दूसरे के बीच में। स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करो फॉर द रिजर्व कैंडिडेट्स, या फिर आप बोल सकते हो जो पुअर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, तो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स को आप सपोर्ट कर सकते हो, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो, फाइनेंशियल एड दो, है ना, मतलब उनको पैसे दो ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले सके। टीचर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, हेल्प रिमूव बायस एंड इम्प्रूव क्लासरूम इक्वालिटी, कि टीचर सिर्फ एक ही ग्रुप के प्रति अच्छी ना हो, सभी के लिए इक्वल तरह से बिहेव करे, क्लास में सेंसिटिव हो हर ग्रुप के मेंबर्स के लिए या फिर हर क्लास के बच्चों के लिए। ओके, फिर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो इन्वॉल्व पेरेंट्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड इन स्कूल डिसीजन मेकिंग, तो स्कूल में जो भी जिस भी तरह का डिसीजन होता है उसमें आप पेरेंट्स का भी इंक्लूजन रखो। तो जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं एक तरह से, जो हम एसएमसी जिसे बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें आपको पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली जो उस ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, जो उन बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनको भी इंक्लूड करके चलो। फिर आ जाता है अफर्मेटिव पॉलिसीज, एग्जाम्पल आरटी एक्ट और रिजर्वेशन, तो प्रमोट सोशल जस्टिस एंड एक्सेस। तो अफर्मेटिव एक्शंस लाइक जो उनके हित में होते हैं, किनके, जो कम, जो नीचे आप बोल सकते हो जो लोअर बैकग्राउंड से हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके, तो जैसे आरटी एक्ट और रिजर्वेशन प्रोवाइड करोगे तो इससे सोशल जस्टिस होगा, सभी को इक्वल एक्सेस मिलेगा एजुकेशन का। ओके, सभी तक पहुंच मिलेगी और न्याय भी होगा। सो यूज़ ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, तो आप मल्टीलिंगुअल एजुकेशन दो, कि जो हम एनईपी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला देखते हैं एनईपी 2020 में, सो बेसिकली एक लाइव एग्जांपल है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का, कि आपको सबसे पहले तो रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है बच्चों को, है ना, कि रीजनल लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसमें बच्चों को समझाओ ताकि उन्हें आसानी से समझ आए, फिर आप धीरे धीरे अडेप्ट कर सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके ना, सपोर्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रिवेंट्स मार्जिनलाइजेशन। ओके, तो मार्जिनलाइजेशन से प्रिवेंट करो, मतलब जो हायर लेवल के लोग हैं बस उन्हीं को ही आप लेकर जा रहे हो, है ना, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको नहीं ले रहे हो। ओके, या फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को आप सपोर्ट करो, ये आपके अंदर भावना होनी चाहिए ताकि आप इसको एड्रेस कर सकते हो स्ट्रेटिफिकेशन को एजुकेशन सेक्टर में। ओके, सो समझ में आया? इतना बहुत ही आसान सा टॉपिक था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है, बट आप बोल सकते हो कि जो आपको एग्जाम में लिखना है वो आप कैसे लिखोगे, वो आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो, इसके लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि आप फॉर्मल लैंग्वेजेस में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सको, बहुत इजी वे में। समझाना भी इसलिए है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके कि कैसे आपको करना है, क्या इसका मतलब है, जो चीज़ें आपको नहीं पता। सो ये थी वीडियो स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू subscribe, like and share the channel. That is Ganga activity. Okay, bye, take care, have a nice day.